बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मैं तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहूँगी। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क का जो मंजरनामा है उसके अंदर महंगाई की हमें जीत और आवाम की हार नज़र आती है। IMF ने भी बिजली के जो बिल्स हैं उन पर सब्सिडी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। मुंह जोर महंगाई है, इसने आवाम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उसको किस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया, इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ जब हम पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं तो सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर हमें जमूद का शिकार नजर आता है। निगरान हुकूमत की बात करें, उसको आए हुए तकरीबन 26 दिन गुजर चुके हैं। मगर होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शन का बिगल बच जाता, मगर इलेक्शन का शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हो सका। क्या बर वक्त इलेक्शन की जितनी भी उम्मीदें अब तक बाकी हैं वो भी दम तोड़ जाएंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और इंतखाबात के जो मामला है इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों की इस वक्त हमें पुरस्कार तौर पे खामोशी सी नज़र आती है। नवाज शरीफ साहब की अगर बात करें, वो अभी तक लंदन से नहीं आ सके, मगर जो पीपल्स पार्टी हमें आइन के मुताबिक अपना मुतालबा सामने लाती हुई नज़र आ रही थी, वो भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बर वक्त इलेक्शन के अपने इस मुतालबे से कुछ रिलैक्स हो गई है या हट गई है। इसके ऊपर मैं बात करूंगी। इस वक्त सीनियर तजियाकार मजहर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मजहर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मजहर साहब, जो पाकिस्तान की मुआशी हालत है सो है, इसके ऊपर भी मुकम्मल तफसील से हम बात करेंगे। मगर जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर हमें ऐसा लगता है कि जमूद का शिकार है। होना ये चाहिए था, केयर टेकर सेटअप आया जो कभी इम्कान जाहिर करता है कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। 26 दिन गुजर गए हैं, कोई फिजा नहीं, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई जलसा नहीं, कोई रैली नहीं, कोई मुलाकातें नहीं, कोई तोड़ जोड़ नहीं। क्या आपको लगता है इलेक्शन की फिजा अभी भी नहीं है, कुछ नहीं होने वाला? कितना इंतजार करना पड़ेगा इन आंखों को? शुक्रिया सरवत। देखिए, आप जो बात कह रही हैं, निगरां हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही, बेसिकली जाहिर है उनका एक लिमिटेड स्कोप ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो निगरां सेटअप्स रहे हैं मादी में, उनका बड़ा इफ़ेक्टिव रोल रहा है। और उन्होंने बाद ऐसी चीज़ें की हैं कि जो कि जिसने एक डायरेक्शन सेट की है। जाहिर है उनका बुनियादी काम तो यही होता है कि वो इंश्योर करें कि मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शंस हों। वो इलेक्शन कराना ज़रूर इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो निगरां हुकूमत कुछ चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करती है। मुझे याद है, आप अगर थोड़ा सा मादी में जाएं तो जो निगरां सेटअप्स रहे थे, अगर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के हवाले से ही हम ले लें तो जब एक वक्त में फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, निसार मेमन साहब और इवन जो है बाद में आने वाले लोगों ने, उन्होंने उसमें बहुत काम किया। फिर जब मोइन कुरैशी साहब निगरां चीफ प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि अगर हम किसी अकाउंटेबिलिटी को ऐसा कह सकते हैं कि जहां कोई बड़ी बेसिक सी चीज़ें हुई थी तो वो मोइन कुरैशी साहब के ज़माने में हुई थी। तो आज के निगरां जो हैं वो, उनके सामने क्या गोल नज़र आ रहा है? ना आप अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम कर रहे हैं, ना ही आप बहुत सी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, जिस तरह अभी एक बिजली का बहरान चल रहा है तो आप ये कह के आगे नहीं बढ़ सकते कि जी बिजली चोरी होती है लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते, IMF के एग्रीमेंट हो गया है लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप विदाउट टचिंग दी IMF एग्रीमेंट, आप बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। बहुत सी महंगाई जो है वो उसके असरात होते हैं, जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खामखाई कीमतों में इजाफा होता है, जिसको रोका जा सकता है। जैसे ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन्स हैं, उसमें एक तो इजाफा वो होता है जो हुकूमत करती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ से होता है। एक जो दुकानदार करता है इजाफा, और वो जाहिर है वो जो ड्रग इंस्पेक्टर्स को उसे पैसे देने होते हैं, वो सारी ये वो चीज़ें हैं जो रोकी जा सकती हैं। तो वो जो ऑप्टिक्स है वो भी हमें नज़र नहीं आते किसी भी तरीके से, निगरां हुकूमत के भी वो ऑप्टिक्स नज़र नहीं आते हमारे। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आप मुझे बताएं कि इतना शदीद इस वक्त माशी बहरान है, किसी एक सियासी जमात ने एक कम से कम 15-20 इकोनॉमिस्ट को ही जमा करके कोई एक ऐसी कॉन्फ्रेंस करके कोई अपना प्लान बताते, वो ये बताते कि आइंदा अगर आप इलेक्शंस में आएंगे और इलेक्शन जीतेंगे तो आपकी ये इकोनॉमिक पॉलिसी होगी। कोई विजन ही नज़र नहीं आ रहा।
कोई आगे वहां सिवाय इसके कि इसको बुरा कहो और वो उसको बुरा कहे। बिल्कुल एक माजरत के साथ मजहर साहब, लेकिन ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि सियासी जमातों को एक साथ बैठना चाहिए। चलिए नहीं बैठ सकते, ये हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। किसी एक के खात्मे के लिए, अपनी बका के लिए अगर एक साथ हो जाए वो एक अलग मामला है, लेकिन इंतकामी सियासत हो रही है, ये आपस में एक दूसरे की टांगे खींच रहे। आज की मिसाल ले लीजिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी जो चंद रोज पहले तक बगलगीर थे, आज एक दूसरे से इंतकाम लेने पे उतरे हुए हैं। देखिए, ये जो शुगर का क्राइसिस है ना, ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं बहुत सुन रहा था, एहसन इकबाल साहब को भी सुना, नवीद कमर साहब को भी सुना। मुझे बताएं, जो लोग रूलिंग क्लास में हैं उनकी अपनी शुगर फैक्ट्रीज कितनी हैं, और अगर उनकी अपनी शुगर इंडस्ट्रीज हैं, उनके करीब तरीन लोगों की शुगर इंडस्ट्रीज हैं, तो फिर ये जो भी स्कैम है, ये इसके माने ये हैं कि उसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरी शुगर इंडस्ट्री हो और मेरे पास जो है वो इक़्तिदार भी हो और मैं उस चीज़ को मद्देनज़र ना रखूं। तो एक चीज़ ये बहुत देखनी पड़ेगी कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस हद तक आड़े आता है इन सारी चीज़ों में, और सिर्फ शुगर की बात नहीं, और भी है इसमें। बिल्कुल। तो जो पॉलिटिशियंस आते हैं, जो इक़्तिदार में आते हैं या पार्लियामेंट में आते हैं, उनके बिजनेसेस को जो है वो मेरा ख्याल है उसको डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी है कि ये कारोबार, क्योंकि वो लिखते हैं अपने फॉर्म में, तो लिहाजा ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इनके ये कारोबार हैं, ये कारोबार करते हैं। वो जब अपने वो दाखिल करते हैं, चाहे नॉमिनेशन पेपर दाखिल करें, उसके जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अकाउंट्स हैं, बिल्कुल अकाउंट्स को डिस्प्ले होना चाहिए लोगों के सामने, बताना चाहिए कि इनके इतने अकाउंट्स हैं, इस पार्टी के इतने अकाउंट्स हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट हो जाते हैं। मेरे ख्याल में हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस वक्त जो है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना प्रोग्राम लाना पड़ेगा। इलेक्शन कब होते हैं ये एक अलग डिबेट है, नहीं होते, आइन वाइन को तो हमने साइड में रख दिया है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपना कोई प्रोग्राम तो लेकर आए। लेकिन मजहर अब्बास साहब, जो आप बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक प्लान लेकर आए, जो अभी हमें नजर आ रहा है, जो एक आइडियल सिचुएशन है मुल्क के अंदर, आईनी साल है, इलेक्शन होना चाहिए, केयर टेकर सेटअप को लाने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करके घर चली जाए, केयर टेकर सेटअप आए, इलेक्शन का माहौल बने, माहौल साजगार हो, आवाम अपना वोट कास्ट करे। नून लीग जो बज़ाहिर इस वक्त नजर आ रहा है, वो लोग इंतजार कर रहे हैं लंदन से कि पाकिस्तान के अंदर उनके लिए रेड कारपेट कब बिछेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये समझती है कि अब की बारी उनकी थी, उनको मिलनी चाहिए, इसीलिए वो कुछ हमें एक्टिव होते हुए भी नजर आ रहे हैं। बाकी और जमातें अपने मामलात में उलझी हुई हैं। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। दहाइयों से इन लोगों ने सियासत की है पाकिस्तान में, पॉलिसी तो आज तक कोई नहीं ला सका, एक टेबल पर बैठ नहीं सके आज तक ये लोग। देखिए, इलेक्शन तो अगर नवंबर से आगे गया तो वो आइन की खिलाफ वर्जी होगा। अब उस आइन की खिलाफ वर्जी को मैं हजम कर जाऊं, जिस तरह हमने इससे पहले भी हजम की आइन की खिलाफ वर्जी को। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल एक तरफ रखेंगे तो फिर इलेक्शंस, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बेमाने सी चीज़ें हैं। तो अगर नवंबर से इलेक्शन आगे जाता है तो वो ग्रॉस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगी। अब उस पर कौन सी अदालत क्या फैसला करती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप बदकिस्मती से, और इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है कि हम आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर होने वाले साल में हमने इतनी आइन की खिलाफ वर्जी की है, इतनी आइन की खिलाफ वर्जियाँ की हैं कि उसके बाद इस आइन को 2024 में दफन ही समझे। क्योंकि उसके बाद जो भी तौजीहात पेश कर दें, अगर मगर, ये वो सेंसेस, ये डिलिमिटेशन, ये सारी चीज़ें, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 50th एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन के 50 साल हमने इस तरह बनाए कि उसके जो रही सही साख थी उसको भी हमने मिटा दिया। ठीक। उसके बाद जो दावे करते रहे लोग करते रहे, लेकिन दरअसल ये आइन की सालगिरह नहीं थी, 50वीं सालगिरह, ये आइन की बरसी थी। और इसी तरीके से हमने अब आगे क्या होता है, एक तरफ हम इकोनॉमिक सिचुएशन पे देख रहे हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं,
उनकी आप प्रेस ब्रीफिंग देख लें, आप उनके बयानात देख लें, कोई एक डायरेक्शन मुझे इन 90 डेज में या जितने महीने ये चलती है अब तक, जिस तरह आपने कहा 26 दिन हो गए, 26 दिन में मुझे बताएं कि इन 26 दिनों में इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने क्या काम किया है। कोई मुख्तसर सा काम बता दें जो उन्होंने किया है। मीडिया टॉक्स की हैं, मीडिया टॉक्स किया, मीडिया टॉक के सिवाय, बयानात के सिवाय कोई एक कॉम्पैक्ट सा काम आप मुझे बता दें। मैंने जिस तरह आपसे कहा कि इससे पहले केयर टेकर्स रहे हैं, जिनके ज़माने में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट तक बना, जिनके ज़माने में अकाउंटेबिलिटी का एक वो हुआ, उन्होंने सबके असासे जाहिर कर दिए। ये और कुछ नहीं कर सकते केयर टेकर्स, तो एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि पिछले 5 साल में जो किस पॉलिटिशियंस के उनके कितने असासे हैं वो उसी को जाहिर कर दें। मज़हर अब्बास साहब, ये जो केयर टेकर सेटअप आया है, ये आप मुझसे बेहतर तौर पे जानते कि इनके इख्तियारात पहले गुजर जाने वाले केयर टेकर सेटअप से ज़्यादा हैं, इनके महदूद इख्तियारात नहीं हैं। दूसरी बात ये कि तमाम बहरानों का हल वाहिद ये है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन हो, एक मुंतखब हुकूमत आए जो एक मामलात को बेहतर अंदाज में लेकर चले। आपने निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात की, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर अदालत उन्हें ऑर्डर पास करती है 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने का तो हम बिल्कुल तैयार हैं। प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात हुई है, वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम साहब की, उसमें भी इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल हुआ है। अगर सब चीज़ें तैयार हैं, 90 रोज़ में अगर डायरेक्शन मिलती है, इलेक्शन भी करवाए जा सकते हैं, तो फिर देरी किस बात की है, इंतज़ार किस बात का है? मुल्क को लेकर जाना चाहिए इलेक्शन की तरफ। नहीं, मुझे तो इलेक्शन कमीशन का भी बहुत सुना था सिकंदर सुल्तान साहब के बारे में, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट उनका जो इलेक्शन के हवाले से रवैया है वो इंतहाई मायूस कुन है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो एक्सक्यूज़ उन्होंने पेश की थी वो इंतहाई नाक़िस एक्सक्यूज़ थी कि जी वो पैसा नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है, तो अब सारी चीज़ें कैसे हो गई एकदम। तो ये जो एक्सक्यूज़ जिस तरीके से, तो उन्हें तो मेरा ख्याल है कि अपने पड़ोसी मुल्क से ही हमें सीख लेना चाहिए, और चीज़ें सीखें ना सीखें, कम से कम इलेक्शन करवाने का तो सीख लेना चाहिए अपने पड़ोस से कि वहाँ किस तरीके से इलेक्शन कमीशन एक्ट करता है, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है। वहाँ तो कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बनती इंडिया के अंदर, वहाँ तो टेन्योर गवर्नमेंट का कंप्लीट होता है, इलेक्शन कमीशन टेक ओवर करता है एडमिनिस्ट्रेटिवली और इलेक्शन करवा देता है, और कोई भी पार्टी एक दूसरे के जितने भी मुखालिफ हो इलेक्शन कमीशन पे कभी उंगली नहीं उठती। हमारे यहाँ क्यों उठती है? हमारे यहाँ क्यों ये सारी चीज़ें तय की जाती हैं कि जी इस शहर में, इस सूबे में इस पार्टी को जो है वो इस पार्टी के हवाले से क्या चीज़ें करनी हैं। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, ये जब तक नहीं ख़त्म होगी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। दुरुस्त। ये जब तक आप इलेक्शन कमीशन एक अपनी ऑटोनमस बॉडी के तौर पे काम करना नहीं शुरू करेगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। दुरुस्त। जितने भी आप जाके इधर उधर वो कर लें, लेकिन नहीं आ सकती, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी होती है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि अनसर्टेनिटी इज़ द ओनली सर्टेनिटी इन पाकिस्तान। यानी वाहिद चीज़ जिसका मुझे यकीन है वो ये है कि पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत हाल में रहेगा। मुझे कहीं भी ये उम्मीद नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान का एक यकीनी टेन्योर शुरू हो रहा है, एक यकीनी फेज़ शुरू हो रहा है, जब हम देखेंगे कि एक गवर्नमेंट एक नॉर्मल तरीके से काम कर रही है, जुडिशरी अपने तरीके से काम कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट अपने तरीके से काम कर रही है। वो जो अप्रोच है हमारी है वो ख़त्म होती जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करते जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेट आपके हाईली करप्ट हैं, आप उठा के देख लें। मैं वही कह रहा हूँ कि ये वो काम है जो केयर टेकर्स कर सकते हैं। बताएं पाकिस्तान में कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी है। बताएं कितने ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के ऑफिसर्स हैं जिनके असासे क्या हैं। ये चीज़ें वो होती हैं जो केयर टेकर्स कर सकते हैं, और हुई थी, मोइन कुरैशी साहब के पीरियड में हुई थी।
तो ये मेरा ख्याल है कि ये केयरटेकर्स तो मेरा ख्याल है टेक केयर करने वाले आए हैं। एक विल पावर जो है उसकी बड़ी ज़रूरत है। और मुझे याद है ड्यूल नेशनैलिटी का मामला आपको भी याद होगा मज़र साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा उठा था। उसके बाद कई बड़े बड़े शहसवार हमें नज़र आए थे जो पाकिस्तान को भी इंजॉय कर रहे थे और अपनी दूसरी शहरियत को भी इंजॉय कर रहे थे। मुझे ये बताइएगा मज़र साहब कि सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाके सिकंदर सुल्तान राजा साहब से मुलाकात की है, कुछ इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू की है। उसके बाद हमें इलेक्शन कमीशन का रवैया कुछ हमें बदला हुआ महसूस होता है। आप कितने पुरुम्मीद हैं इस बात को लेकर, ये जो तारीखें इलेक्शन कमीशन दे रहा है कि जी मुतवक्के है, कभी कहा जाता है इम्कानात हैं 27 जनवरी से 30 जनवरी के दौरान हम इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, कुछ लोगों ने तो 28 जनवरी की भी तारीख दी। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है या आपको लगता है कि नहीं, हमें कुछ उम्मीद बाकी रखनी चाहिए? नहीं, क्या उम्मीद रखिए, इलेक्शन कमीशन आज तक ये नहीं बता सकता इलेक्शन कब होंगे। इससे ज़्यादा बदकिस्मती और इससे ज़्यादा किसी इलेक्शन कमीशन की नाअहली और क्या हो सकती है कि असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुए 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, आप ये नहीं बता पा रहे इलेक्शन कब होंगे। तो मैं तो नहीं समझता कि हम आइन की पासदारी कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन आइन की पासदारी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन आइन को तोड़ रहा है 90 रोज़ से आगे जाके। जो पार्टियां इसकी हामी हैं इस चीज़ की कि इलेक्शन 90 रोज़ के से आगे जाएं और जनवरी फरवरी तक जाएं, वो आइन के ख़िलाफ़ हैं, आइन के ख़िलाफ़ जा रही हैं। और जो पार्टियां ये बात कर रही हैं कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं, तो वो ये भी जवाब दें कि उन्होंने CCI की मीटिंग में ये पॉइंट क्यों नहीं रेज़ किया। सही। और तो ये जो चीज़ है, ये मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान में इलेक्शन की आज तक मैं नहीं कह सकता कि इलेक्शन कब होंगे। ठीक है, मुझे नहीं यकीन कि इलेक्शन जनवरी में होंगे या नहीं होंगे। हो जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जनवरी में इलेक्शन हो या दिसंबर में इलेक्शन हो, इलेक्शन नवंबर से आगे गए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आइन की खिलाफ वर्जी पे कोई कुछ करता है या नहीं करता। पाकिस्तान में आइन एक वाहिद जो है वो कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। सही, ठीक। और इसके बाद कोई दूसरा आइन बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान के अंदर। मार्च के अंदर मजहर साहब, मार्च के अंदर सेनेट के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। आपको लगता है कि फरवरी तक अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का इनेकाद नहीं होता तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, या आपको लगता है कि नहीं फरवरी तक मामलात को सुधरने के इम्कानात हैं? नवंबर के बाद जो भी होगा वो नज़रिया ज़रूरत होगा। उस नज़रिए ज़रूरत में जो जिसका भी हाथ होगा वो उसका मुजरिम होगा। तो पाकिस्तान में 30 नवंबर के बाद पाकिस्तान में जो भी सिस्टम होगा वो नज़रिए ज़रूरत होगा, वो नज़रिए ज़रूरत के तहत चलेगा। पहले हम नज़रिए ज़रूरत में सिर्फ अदलिया को ज़िम्मेदार करार देते थे, लेकिन नवंबर के बाद अगर इलेक्शन नवंबर से आगे गए तो उस नज़रिए ज़रूरत में सियासी जमातें भी ज़िम्मेदार होंगी। एक चीज़ आइन में बहुत कैटेगोरिकल लिखी हुई है, अगर आप उस पर नहीं अमल करा सकते तो इस आइन को वाकई जो जनरल ज़ियाउल-हक ने कहा था कि कागज़ का टुकड़ा, तो फिर हम एक कागज़ के टुकड़े को इसी तरीके से बेहतर है 31 दिसंबर 2023 को इस आइन को फाड़ कर फेंक दें। बज़ाहिर तो हमने अपने रद्द अमल से सियासी जमातों ने मज़हर साहब ये जाहिर कर दिया है कि ये आइन जो है ये सिर्फ शायद उनके लिए कागज़ का एक टुकड़ा रह गया है। मुझे ये बताइएगा, बड़ी खूबसूरत आपने बात की नज़रिया ज़रूरत के हवाले से। नज़रिया ज़रूरत की जो मिसालें हमें हालिया दौर के अंदर मिलती हैं, धड़ाधड़ बंदर बांट हुई, कवानीन पास कर दिए गए, रातों रात तब्दीलियाँ हो गई, सब नज़रिया ज़रूरत के तहत हुआ। आपने कई अदवार को देखा है, क्या माजी में इस तरह की भयानक मिसालें मिलती हैं जो हाल में हमारे सामने हैं? देखिए, अभी तो हमारे रिपोर्टर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो जाके ये इन्वेस्टिगेट करें कि ये जितनी कानून साजी हुई है सिर्फ इन्हीं चंद महीने में नहीं बल्कि इन 5 सालों में, चाहे कौमी असम्बली में हुई हो या सूबाई असम्बलियों में, जो कानून साजी हुई है उसके रूल्स भी बने हैं या नहीं बने। क्योंकि हमारे यहाँ बिल पास हो जाते हैं, कानून बन जाते हैं, रूल्स नहीं बनते हैं और रूल्स सालों पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी स्टडी होगी अगर कोई रिपोर्टर इस पे जाके काम करे, जो पार्लियामेंट कवर करते हैं, जो असेंबलियाँ कवर करते हैं,
कि कितनी कानून साजी हुई है इन 5 सालों में और उन कानून साजी के नतीजे में कितने रूल्स बने हैं हर कानून के, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे यहाँ काम किस तरीके से होता है। अगर बने हैं, रूल्स बने हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात नहीं होगी, वो भी एक पॉजिटिव साइन होगी माजी के मुकाबले में। लेकिन जो तारीख रही है आपकी वो यही है कि बिल पास हो जाता है, उसके बाद वो आप देख लेना, आज तक इरफान सिद्दीकी साहब का बिल जो है वो सारी दीवारें मिली हुई हैं, पार्लियामेंट की, ऐवान सदर की, अदालतों की, ऐवान वज़ीर आज़म की, सब दरवाजे पार्लियामेंट बनाई इतनी खूबसूरत तरीके से शार दस्तूर बनाया गया है। उसमें एक सेनेटर खड़े होकर मुस्लिम लीग नून के कहते हैं भाई मेरा बिल पास हुआ था, वो बिल कहाँ चला गया? आज तक ना ऐवान सदर से वो जवाब आ रहा है, ना स्पीकर को पता है, बिल गायब हो गया। तो ये जो हमारे यहाँ एक मजाक हमने बना दिया है, और ये मेरा ख्याल है हमारे पार्लियामेंटेरियन बहुत हद तक इसके जिम्मेदार हैं। कोई संजीदा रवैया नहीं है हमारा इन चीज़ों के हवाले से। ठीक। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरफ हम आगे नहीं बढ़े तो बदकिस्मती होगी। पाकिस्तान में वैसी लीडरशिप क्राइसिस है, पाकिस्तान में वैसी एक डेमोक्रेसी, फ्रेजाइल डेमोक्रेसी रही है, इंस्टीट्यूशंस हम नहीं बना पाए अपने, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं हमारे पॉलिटिशियन। इलेक्शन ख़त्म होता है, आप देखें कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं, यहाँ उनकी हुकूमत गई, अगली फ़्लाइट उन्होंने पकड़ी और लंदन चले गए, और वहाँ से हमें तसल्लियाँ दे रहे हैं कि जी यानी जो शख्स ये कहता था कि मैं डॉलर जो है वो 100 रुपये पे ले आऊँगा, 150 रुपये पे ले आऊँगा, आज 350 पे जस्टिफाइड करने की कोशिश करते हैं कि डॉलर इतना महंगा क्यों हो गया है। सही। हमारे हुक्मरान हमें बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी, कोई कहता है चीनी चोरी हो जाती है, कोई कहता है कि डॉलर स्मगल हो जाता है। तो भाई तुम हुक्मरान हो, ये और किसका काम होता है कि डॉलर, ये अगर स्मगलिंग हो रही है तो स्मगलिंग को रोकना, अगर ये चोरी हो रही है तो चोरी को रोका। अभी मैं नवीद कमर साहब को सुन रहा था कि जी ये तो पुराना मसला है, उन्होंने हामिद मीर ने उनसे सवाल किया कि चोरी रोकना, तो उन्होंने कहा नहीं है तो बहुत पुराना भाई पुराना मसला है, तो आप किस लिए हुकूमत में रहे हैं? आपको आज पहली मरतबा MNA बने या वजीर बने हैं। दुरुस्त। तो पैथेटिक सिचुएशन है, बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ और सबसे बढ़ के पाकिस्तान के आइन के लिए, जो 50 साल बाद 50वीं सालगिरह पे दम तोड़ता नजर आ रहा है। सही है। मुझे मंजर साहब ये बताइएगा, अभी कल की ये खबरें चल रही हैं, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी, इनके साथ दीगर अहम लोग हैं जो ये प्लान कर रहे हैं कि पंजाब में जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है एक्टिव करने की कोशिश की जाए। ये तासुर आपको कितना मजबूत नज़र आता है कि जो लोग PTI के हैं और ख़ाइफ है सिस्टम से, ख़ाइफ है नून लीग से, वो ग्रज के अंदर आके अपना वोट पीपल्स पार्टी के लिए कास्ट करेंगे? क्योंकि एक सर्वे के हिसाब से मैं पढ़ रही थी कि अभी भी KP के अंदर अगर मुतबादल के तौर पे देखा जाता है तो मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी हमें आगे जाती हुई नजर आए। पंजाब में आपको लगता है कुछ जगह बना पाएंगे ये माजी के हिसाब से 70 की दहाई की तरह? देखिए, पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती ये है कि पीपल्स पार्टी लाहौर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। क्यों रखी थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में क्यों रखी थी? डॉक्टर मुबशिर हसन के घर के ऊपर। भुट्टो का ताल्लुक़ तो लड़काना से था, लेकिन उसने पार्टी की बुनियाद लाहौर में रखी, क्योंकि जो विजनरी लीडर्स होते हैं, जो आगे का देखते हैं, उन्हें नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान में पंजाब की जो अहमियत है पंजाब की वो बहुत ज़्यादा है। बदकिस्मती से भुट्टो के बाद जनरल ज़ियाउल हक़ ने पीपल्स पार्टी को तोड़ने की बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा तकसीम की, ये गैर जमाती इंतखाबात, शरीफ फैमिली को पॉलिटिक्स में लाना, ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी के राह में रुकावट खड़ी करने के लिए थी। लेकिन एक बार पीपल्स पार्टी को 5 साल हुकूमत करने का मौका मिला 2008 से 2013 तक। सही। पीपल्स पार्टी उन 5 सालों में पंजाब में अपने रूट्स नहीं बना पाई, जो रूट्स थे वो भी ख़त्म हो गए। पीपल्स पार्टी को रिव्यू ये करना चाहिए, एक मरतबा रिव्यू किया था उन्होंने 2015 में, और पीपल्स पार्टी के अपने पंजाब के लोग ये कहते थे कि जरदारी साहब से कि इसमें काफ़ी हद तक आप खुद जिम्मेदार हैं।
पीपल्स पार्टी आज इतना बड़ा वैक्यूम है, पीटीआई को इस वक्त एक क्राइसिस में है। पीपल्स पार्टी मुझे नहीं नज़र आता पंजाब में उनकी कोई एक्टिविटी इन 5 सालों में कि उन्होंने पंजाब में कम बैक करने के लिए कोई एक्टिविटी की हो, कोई नई लीडरशिप लेकर आए हो, कोई उन्होंने वर्कर्स के लेवल पे जाके बात की। ये हर 1-1.5 महीने बाद एक खबर आ जाती है जरदारी साहब ने लाहौर में जो है डेरा डाल लिया। भाई डेरा डाल लिया लाहौर में आपने इतना महल सरा बनाया हुआ है, हाँ। आप रहें लाहौर में, या तो आप लाहौर में रहें या बिलावल लाहौर में रहे। अगर आपने, और सिर्फ लाहौर में रहना काफ़ी नहीं है, आप वहाँ महीनों गुजारें। और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, आप महीनों पंजाब में गुजारें आप, तब पीपल्स पार्टी को ये उम्मीद हो सकती है। और फिर कोई प्रोग्राम हो कि आप अपने वोटर को वापस कैसे लाएंगे। तो मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई खातिर खा रिजल्ट दे पाएगी। इसी तरह पेशावर में, एक ज़माने में पेशावर पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था, खो दिया आपने, उसके बाद कभी कोशिश नहीं की वापस आने की उसमें। तो जब स्पेस होता है, जब वैक्यूम होता है, तो कोई ना कोई फिल कर लेता है। इस वैक्यूम को जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का वैक्यूम है, उसको पीटीआई ने फिल कर लिया। अब अगर आपको अपने लोगों को वापस लाना है, जो बहुत से लोग पीटीआई में चले गए थे, तो उन्हें कोई अच्छा ऑल्टरनेट देना पड़ेगा, जो फिलहाल मुझे नहीं नजर आता वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। तो आखिरी 2 सवाल है मजहर साहब, और उनके ऊपर मैं आपका तजिया चाहूँगी। पहला ये सवाल है कि हमेशा ज़ुबान-ज़द आम ये सवाल रहता है, बार बार पूछा जाता है, चाहे मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक़ रखता है या अवाम ये बात करती है, वो होती है मियाँ नवाज शरीफ साहब की। ये सिर्फ हवा में बातें उड़ाई जा रही हैं कि मियाँ साहब वापस आएंगे, या आपको लगता है कि नहीं, अभी गुंजाइश बाकी नहीं है? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने पंजाब वो, उनके साथ जो ज़्यादती हुई वो सारी अपनी जगह हैं। चाहे उनको जिस तरीके से 12 अक्टूबर 1999 उठा लें, या 2017 में जिस तरह, वो सारी चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनके साथ ज़्यादती हुई। लेकिन 2000 में मुल्क छोड़ के आप एक 10 साल के एग्रीमेंट करके, कोई सियासतदान इस तरीके से मुल्क छोड़ के जाता है कि आप 10 साल का एग्रीमेंट करके चले गए कि इसलिए कि जेल में नहीं रहना पसंद। आप उस वक्त नवाज शरीफ अगर खड़े हो जाते 2000 में, तो सवाल नहीं पैदा होता कि जनरल मुशर्रफ के 9 साल मुकम्मल हो पाते हैं। इसी तरीके से अब जो गए, आप गए थे इलाज के लिए, आप आ जाते 6 महीने बाद। वहाँ 3-3.5 साल से आप, और ये साबित कर दिया आपने, आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज ने साबित कर दिया। आप लंदन जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, दुनिया भर घूम रहे हैं सिवाय पाकिस्तान आने के। हाँ। तो आपने साबित कर दिया कि आपने गलत बयानी करके गए थे, और फिर आपने अपनी पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान वापस ना आकर। क्योंकि अगर पीएमएलएन इस वक्त क्राइसिस में है, तो उसके खासी हद तक जिम्मेदार मियाँ साहब खुद हैं। ठीक, मैं मियाँ साहब की, आप रिफॉर्म्स के हवाले से, उन्होंने बहुत से अच्छे इक़दाम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनकी बहुत सी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के हवाले से हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक फैक्टर है कि जब उनकी हुकूमत जाती है और वो जेल चले जाते हैं, तो उसके बाद 2 मरतबा हमने देखा कि दोनों मरतबा, एक मरतबा एक अंडरस्टैंडिंग करके चले गए, दूसरी मरतबा दूसरी अंडरस्टैंडिंग करके। यानी आप यहाँ रह के स्ट्रगल करने पर बिलीव ही नहीं करते। सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप वापस आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि बहुत देर कर दी है आपने वापस आने में। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल मजहर साहब, मुझे ये बताइएगा, डार साहब ने जो जादू यहाँ पे अपने टाइम पीरियड के दौरान चलाया, अभी उसके हम खुमियाजा अभी तक भुगत रहे हैं। डार साहब कहते हैं कि जी, कौम ने अगर मुझे दोबारा से मौका दिया तो इंशाल्लाह 3-4 साल में पाकिस्तान को खुशहाली की शाहराह पर डाल देंगे। इस पे आपका तजिया चाहिए। जी, उन्होंने डाला ना खुशहाली पर, हमें हम सबको खुशहाली पर तो क्या डालते, वो लोगों को खुदकुशियों पे मजबूर कर दिया। तो अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में मज़ीद खुदकुशियाँ ना हों, तो बेहतर है कि वो वहीं रहें। और उन्होंने मिफ्ता इस्माइल के राह में रुकावट डाली। मिफ्ता इस्माइल अच्छी पॉलिसी चला रहे थे, गलत पॉलिसी चला रहे थे, लेकिन इससे बेहतर पॉलिसी थी जो इसहाक डार ने। सही, इसहाक डार ने जिस तरीके से पाकिस्तान को तबाह किया है इन 6-7-8 महीनों में जिसने में वो रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल का उस पीरियड को देख लें और इसहाक डार के इस पीरियड को देख लें, और ख़ुद मुस्लिम लीग नून में अगर कोई रैशनल लोग हैं
तो वो खुद देख के जो मिफ्ता इस्माइल को उन्होंने पार्टी से जिस तरीके से बेदखल किया है, देखें कि मिफ्ता इस्माइल का वो पीरियड कोई अच्छा पीरियड, ऐसा कोई आइडियल पीरियड नहीं था। वो पीरियड देख लें और इसहाक डार के 6 महीने देख लें और खुद फैसला कर ले मुस्लिम लीग नून कि क्या इसहाक डार को कभी पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्हें अकाउंटेबल जरूर करना चाहिए, उन्हें बुला के अकाउंटेबल जरूर करना चाहिए इन सारी। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, अभी मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चल रही हूँ। जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो बात करूँगी उस बिजली की जिसके बिल बिजली बनकर लोगों के दिलों पर आ गिरे। फिर एक और बिजली गिरी, वो IMF की तरफ से बिजली गिरी जिसके अंदर ये फैसला किया गया कि बदकिस्मती से रिलीफ नहीं दिया जाएगा। एक ब्रेक से वापस आऊँगी, मैं पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर बात करूँगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से नाजरीन हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की जो रेल है, मुआशी रेल, वो पटरी पर मौजूद है कि नहीं, लड़खड़ाती रहती है। कभी हम देखते हैं बिल्कुल नोज डाउन कर जाती है, कभी खबर आती है कि शायद कुछ इस्तेहकाम हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। ये जो 16 महीने गुजार के गई है PDM की इत्तेहादी हुकूमत, इसके अंदर पेट्रोल 155 रुपए फी लीटर महंगा हुआ है। ये जो बिजली है ये कभी 16 रुपए के हिसाब से आगे बढ़ रही थी, आज 50 रुपए का यूनिट बिक रहा है। 2 करोड़ से ज़ायद ऐसे लोग हैं इस मुल्क के अंदर जो कि खते गुर्बत से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना जाने कितने हैं जो फाका कशी काट रहे हैं, ना जाने कितने हैं जो बेरोज़गारी काट रहे हैं, ना जाने कितने ऐसे हैं जो परेशानी के ऐसे हालात में हैं कि फ़रार का कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त माहिर मुआशियात आबिद सुलैर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सुलैर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार राव खालिद साहब भी मौजूद हैं। राव साहब, आपके भी वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। आपकी इजाज़त से राव साहब, मैं ज़रा आबिद सुलैर साहब से एक सवाल करना चाह रही हूँ। आबिद सुलैर साहब, मुझे ये बताइएगा कि बड़े जश्न मनाने की कोशिश की जा रही थी और ये सोचा जा रहा था कि शायद आवाम के लिए कुछ बेहतरी हो जाएगी, शायद कुछ रिलीफ मिलेगा, मगर आज जो खबरें आ रही हैं कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपको लगता है कि बात ऐसे ही बढ़ेगी या वाकई कुछ रिलीफ मुमकिन हो सकेगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिलीफ मिल पाएगा। उसकी वजह यह है कि रिलीफ देने के लिए हुकूमत को जो IMF के साथ अपनी कमिटमेंट है, स्पेशली रेवेन्यू कितना लेना है और ये बिजली का सरप्लस डेट जमा नहीं और इकट्ठा नहीं होने देना और तमाम कास्ट जो है वो रिकवर करनी है, तो ये कुछ बुनियादी कमिटमेंट्स हैं जो कि हमने IMF से की हैं और उनसे डेविएट करना पड़ेगा। अब इस मुख्तसर प्रोग्राम में जिसके कि अब चंद माह रह गए हैं, इसमें डेविएशन का मतलब है प्रोग्राम फौरी तौर पर सस्पेंड हो जाना, जिसका मुंतकी अंजाम जो है वो खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाएगा हमें दोबारा से। तो इस वक्त हुकूमत कतई तौर पे इस पोजीशन में नहीं कि IMF को नाराज़ कर सके। अब IMF के साथ जो शेयर किया गया प्लान जो भी था, IMF उसमें लॉजिकल 2 चीज़ें पूछ रहा है। एक तो ये जानना चाह रहा है कि ये सारा कुछ करने के लिए रकम कहाँ से आएगी। दूसरा वो जानना चाह रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि बिजली के बिल स्टैगर्ड कर दिए जाएँ, 5-6 महीने में ले लिए जाएँ, तो वो कहता है कि जी जो आपने वादा किया था कि हम बिजली का सरप्लस डेट नया खड़ा नहीं होने देंगे, सारी कास्ट रिकवर करेंगे, तो ये वादा कहाँ से पूरा होगा। और ये 2 ऐसे सवाल हैं जिन पे कि यकीनन कोई भी इस वक्त हुकूमत में हो उसके पास कोई खातिर खा जवाब बन नहीं पाएगा। इसमें एक ही सूरत हो सकती है शॉर्ट टर्म में, और वो ये है कि जो हमारा वफाकी PSTP है और जो हमारे सूबाई तरक्याती प्लान्स हैं उसमें हेल्थ और एजुकेशन के अलावा अगर कोई मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के 1-2 प्रोजेक्ट हैं या कुछ सियासी बुनियादों पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं तो उनको स्लैश कर दिया जाए और उनको स्लैश करके IMF को ये बावर करवाया जाए कि जी यहाँ पे हम बचत कर रहे हैं अखराजात की और ये वो रकम है जो कि सार्फिन को रिलीफ देने में काम आएगी। लेकिन अगेन ये करने के लिए बहुत दिल जिगरा चाहिए इस तरह का फैसला करने के लिए, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इस मुख्तसर मुद्दत में हो पाएगा।
सही है, ठीक है। वैसे राव साहब, आप भी सलेर साहब से सवाल डायरेक्ट कर सकते हैं, मगर मैं एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। मुझे ये बताइए राव साहब कि जिस तरह सलेर साहब ने भी गुफ्तगू की, बड़ी ज़बरदस्त बात, ऐसा ही होना चाहिए था। जहाँ से कुछ एक्स्ट्रा हम अपने अखराजात को बचा सकते हैं, वहाँ से बचाया जाना चाहिए था। जाती जाती हुकूमत ने अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स जारी कर दिए। क्या आपको नहीं लगता कि इलेक्शन का मौसम भी अभी हमें नज़र नहीं आ रहा? अवाम की भलाई के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए, उनके रिलीफ के लिए जाती हुई गवर्नमेंट को कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स करनी चाहिए थी कि आने वाले सख्त वक्त से बचा जा सकता। देखिए, ऐसी अनाउंसमेंट यकीनन करनी चाहिए थी, लेकिन ये हल नहीं है। ये फॉर द टाइम बीइंग शायद हो सकता है कि आप कहें कि जी हम इतने इस स्लैब को जो नहीं देंगे, ज़्यादा उस पर चार्ज नहीं करेंगे, उसको रिलीफ दे देंगे 300 यूनिट तक, या पेट्रोल में हम राशनिंग कर देंगे, वो उनको कार्ड दे देंगे, या वो हेल्प कर देंगे कि मोटरसाइकिलों वाले, जो एक प्लान था उसका। लेकिन ये वक्ती रिलीफ है। हमें लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल रिलीफ चाहिए, सस्टेनेबल पॉलिसीज़ चाहिए। जैसे अभी बात हो रही है इनकी टैरिफ की, IPPs की पर्टिकुलरली बात हो रही है, इसके ऊपर हमें करने की ज़रूरत है। जो हमारे इख्तियार में है वो भी नहीं हम कर रहे ना, जो हमारे इख्तियार में हमें वो करना चाहिए। हमारे इख्तियार में क्या है कि लाइन लॉसेस कम करें, बिजली चोरी हम ख़त्म करें, इसको जो रिफॉर्म चाहिए हमें इस सेक्टर के लिए वो करें। बाकी बिजली बड़ा आसान तरीका है, किसी ज़माने में उसके लिए किया भी गया कि आप पोस्ट पेड मीटर दे दें, जैसे फ़ोन आप चार्ज करते हैं, मीटर चार्ज करें और बिजली बड़ा ज़बरदस्त आइडिया। तो ये बहुत से आइडियाज़, बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन मसला ये है कि इम्प्लीमेंट इसको नहीं होने दिया जा रहा। और एक चीज़ मैं आपकी, जैसे आबू सलेर साहब से मैं पूछ लूँ, आबू सलेर साहब ये बताइएगा कि IMF की जब हम कर रहे थे, हमें ये था कि हमें जब IMF का हो जाएगा पैकेज तो हमें इंटरनेशनल डोनर्स की तरफ से डिपॉजिट्स मिलेंगे या उनकी तरफ से एड मिलेगी, और उसके से हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसमें इजाफा होगा। वो अभी उस तरह देखने में नहीं आ रहा। जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं उनकी तरफ से उस तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। क्या समझते हैं इसमें कि कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है या कुछ और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे? देखिए, IMF का जो डील हमें मिली, स्टैंड बाई एग्रीमेंट, सबसे बड़ा फायदा तो उसका जिनीवा प्लेजेस के लिए है, क्योंकि वो जो जनवरी में जिनीवा प्लेजेस सैलाब ज़दगान के लिए की गई थी, वो इस वजह से रोक दी गई कि पाकिस्तान एक IMF प्रोग्राम में नहीं है। IMF प्रोग्राम में आएगा तो फिर वर्ल्ड बैंक और ADB और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो हैं वो अपना को तकरीबन $8 बिलियन के करीब जो उन्होंने प्लेज किया था वो पाकिस्तान को वो रिलीज करेंगे। अब ये जो $8 बिलियन है वो बजटरी सपोर्ट नहीं, वो अगेंस्ट प्रोजेक्ट्स है। और प्रोजेक्ट जाहिर है कि डूएबल कन्विंसिंग प्रोजेक्ट सैलाब ज़दगान के लिए वो बनाए जाएं और उन प्रोजेक्ट्स को फ्लोट किया जाए, तो फिर आपको वर्ल्ड बैंक, ADB, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ये अपनी इमदाद जो है वो देंगे। और इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए हमें एक कैबिनेट कमेटी इस वक्त तश्कील दे देनी चाहिए, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप बना देना चाहिए जो कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जो इन डॉलर्स को लेके आ सके। यानी आप पोटेंशियली $800 की प्लेजेस पे बैठे हुए हैं और वो इसलिए नहीं आ रहे कि आपके पास उनको लेने के लिए कोई फिजिबल प्लान या कोई प्रोजेक्ट को मौजूद ही नहीं है, और डोनर आपको ब्लैंक चेक देगा नहीं। वो आपसे ये पूछ रहा है कि अच्छा जी, अगर मैं आपको 500 मिलियन दूंगा तो आप मुझे बताइए, बेनिफिशरी वाइज बताइए कि आप किस जिले में क्या स्कीम लेके आएंगे, उसका फायदा क्या होगा, उससे इम्पैक्ट क्या आएगा, उसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा, उसको सुपरवाइज कैसे किया जाएगा। तो ये डिटेल, चूंकि इस वक्त कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो कि इस पे डेडिकेटेड हो के इस पे काम करे, इस पे वफाक और सूबे इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि डूएबल प्रोजेक्ट बने, तो तब तो आएंगे। वरना आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है इलेक्शंस पे, और मैं नहीं कहता कि इलेक्शन 90 दिन में हो, 2 महीने में हो, 6 महीने। मैं एक आईनी अमूर का माहिर नहीं हूँ, जो भी आइन या कानून कहता है, लेकिन कोई एक डेट आ जाए, भले वो 4 साल बाद की डेट हो, कम से कम आपके जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनको एक क्लैरिटी आ जाए कि उन्हें बातचीत किससे करनी है, क्या मौजूदा सेटअप से करनी है, क्या वो 6 महीने वेट करे और नई हुकूमत का इंतजार करे। तो जब तक ये गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी तब तक भी आपके पास नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा सलेर साहब, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी जो इस वक्त हालिया सूरत हाल है वो IMF के एग्रीमेंट के साथ लिंक कर रही है। हमें बड़े अच्छे से याद है IMF के एग्रीमेंट के हवाले से 3 मुख्तलिफ उन्होंने कहा था दौर आपके साथ होंगे। पहली किस्त जाने वाली गवर्नमेंट की, दूसरी किस्त आने वाले केयर टेकर की, और तीसरी किस्त जो इलेक्ट होकर गवर्नमेंट आएगी। अभी जैसे आपने इलेक्शन की बात की, अभी इलेक्शन का माहौल हमें बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, फिजा कुछ ऐसी नजर नहीं आ रही। इन केस सूरत हाल इलेक्शन की तरफ अभी नहीं जाती,
तो जो एक एग्रीमेंट IMF के साथ तय हुआ है उसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ऑलरेडी आर्टिकल आइन में ये अमेंडमेंट कर दी गई है कि निगरान हुकूमत जो है ये इसके पास पावर्स हैं जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हैं उनको ना सिर्फ वो पूरा करे बल्कि उनके साथ वो डिस्कशन और नेगोशिएशन भी कर सकती है। तो ये एक एम्पावर्ड निगरान हुकूमत है और अगर इलेक्शन जो है वो मार्च तक नहीं भी होते तो इस हुकूमत का जो एक अहम काम होगा वो ये होगा कि ये दिसंबर ऑनवर्ड अगले IMF प्रोग्राम का फ्रेमवर्क बनाना शुरू कर देगी, ताकि जो ही मार्च में मौजूदा स्टैंड बाई एग्रीमेंट ख़त्म हो तो आप अगले 3 साल प्रोग्राम में जा रहे हों। अगर वो अगला 3 साल प्रोग्राम नहीं मिलता तो ये जो फर्स्ट एड इस वक्त हमें दी गई है $3 बिलियन की, ये रायगा जाएगी और हम फिर वही स्क्वायर वन पे आ जाएंगे यहाँ पे कि हम जून 2023 में थे। जी इसलाही साहब, ये बताइएगा कि जो आपने वो फ्लड के लिए फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ के लिए जो फंड्स की एलोकेशन की बात की, आपकी गुफ्तगू से मुझे ऐसा लगा कि हमारी कोई हम बातें करते रहे हैं कि फ्लड आ गया, तबाही फिर गई, बिलावल साहब भी देते रहे, इंटरनेशनली जाके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लेकिन लगता है कोई तैयारी नहीं है, हमें पता ही नहीं कि हमने किस चीज़ के लिए लेने हैं फंड और किस प्रोजेक्ट के लिए लेने हैं। तो इस किस्म से दूसरी चीज़ जो IPPs के हवाले से पहले ही बात हो रही थी, जो हमारे करने के काम है, क्या हम वो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में वो नहीं कर सकते? IMF की तो बात बाद में आएगी फिर। जी पहले मैं ये IPPs की बात कर रहा हूँ। देखिए उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो रीनेगोशिएशन है IPPs के साथ, जो पुराने वाले थे 90s वाले उनके साथ भी और चाइनीज़ IPPs प्लस जो हमारे कुछ डोमेस्टिक है, यहाँ पे भी कुछ कारोबारी ग्रुप्स थे जिन्होंने के पावर जनरेशन में आए, तो उनको डॉलर में प्रॉफिट देना और कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस निगोशिएट जो उनके साथ किए गए थे उसको रीनिगोशिएट करने की ज़रूरत है, ताकि जो गिरता हुआ रुपया है उसकी वजह से ये जो एक क्राइसिस खड़ा हुआ है कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का और एनर्जी सर्कुलर डेट का, ये थोड़ा सा कम हो सके। अगर हम ये एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन कर लेते हैं तो थोड़ा बर्डन हमारा कम हो जाएगा। दूसरा जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, जो कि 30% इस वक्त जो सार्फिन है जो बिल है सारिफ का, उसमें T&D लॉसेस भी वो पे करना पड़ रहे हैं हमें, तो उसको आप स्मार्ट मीटर लगा के भी बिजली चोरी को रोक सकते हैं। आपको जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाना होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिजली के बिल को जो हमने टैक्स कलेक्शन का जरिया बना लिया, यानी अगर वो बिल जो है वो किसी कब्रिस्तान पे भी मीटर लगा है या वो किसी मस्जिद में भी लगा है तो वहाँ पे भी वो 35 रुपये जो है वो TV लाइसेंस फी है, खा वो किसी चर्च पे लगा है, मंदिर में लगा है। तो ये वाले जो इस तरह की चीज़ें हैं ये तो सारिफ से वापस लेने की ज़रूरत है और ये डायरेक्ट टैक्सेशन में जाना चाहिए। यानी ये हुकूमत का फेलियर होता है जब वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आती है, कोई भी हुकूमत हो, तो इसका मतलब होता है कि वो अमीर जिनको टैक्स नेट में आना चाहिए उनको तो ला नहीं सके और आप फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस से अपना रेवेन्यू पूरा कर रहे हैं। और रही बात आपकी प्रोजेक्ट्स की, तो यकीनन इस वक्त हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, स्पेशली सूबाई हुकूमतों में यहाँ पे कि इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट होना है बलूचिस्तान में और सिंध में, स्पेशली फ्लड रिलीफ, फ्लड रिहेबिलिटेशन। तो जिस ग्रैनुलर डिटेल में जाके आपको ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट्स बनाना होते हैं वो कोऑर्डिनेशन, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन के बगैर नहीं कर पाएंगे। अकेला P&D या जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है अगर उसके ज़िम्मे होगा या अकेला NDMA या PDMA तो वो ये नहीं कर सकता। इसके लिए सबको मिलकर बैठना होगा और वर्ल्ड बैंक और ADB के जो स्टैंडर्ड के प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाना पड़ेंगे। सही है। अच्छा, मुझे ये आबिद सलेर साहब बताएगा, बिजली चोरी की तरफ आपने निशानदेही की, अभी से कुछ देर पहले मैं खबर भी देख रही थी कि हमारी केयर टेक जो गवर्नमेंट है वो ये प्लान कर रही कि बिजली चोरी को रोका जाए और उसके लिए पूरा एक काम करने की ज़रूरत है। हर दौर के अंदर हम ये ऐलान सुनते हैं कि बिजली चोरी रोकी जानी चाहिए, मगर बिजली चोरी भी होती है, मुसलसल होती है, इसे रोका नहीं जाता। दूसरा ये बात है कि आप और आप जैसे कई बड़े जो मुआशी माहिरीन हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, मगर जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है, चाहे केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है या कोई इलेक्शन से इलेक्ट हो के गवर्नमेंट आती है, कभी भी जो टीम बनाई जाती है उसका एक फोकस हमें नजर नहीं आता इकोनॉमी के ऊपर। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की सतह पे पॉलिसी के अंदर सुकम है, तरजीहात के अंदर ये चीज शामिल नहीं है, ये माफिया का गठजोड़ इतना ज्यादा है कि मुल्क को पटरी के ऊपर लाना ही नहीं चाह रहे वो? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो मुईशत है ये हमेशा सियासत की नज़र रही है पाकिस्तान में। हमारे पास दो बड़े क्लियर बयानिए मौजूद होते हैं
एक बयानिया होता है जब कोई भी जमात या जमातें अपोजिशन में हो, और एक बयानिया होता है जब कोई भी जमात या जमातें हुकूमत में आ जाए। तो ये जो म्यूजिकल चेयर हम पिछले 20-30 साल से देखते आ रहे हैं, आपने देखा कि इस वक्त तकरीबन तमाम जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं उनको एक या एक से ज़्यादा मरतबा हुकूमत में आने का मौका मिला और अपोजिशन में रहने का मौका भी मिला। तो सब अपोजिशन जो जब भी कोई अपोजिशन में जाता है तो वो इन्हीं रिफॉर्म्स पे सियासत करना शुरू कर देते हैं। जो ही वो हुकूमत में आते हैं तो वो वही काम करना चाहते हैं रिफॉर्म की तरफ जिसको वो अपोज कर रहे थे अपोजिशन में बैठे। और ये आप यहाँ पे नोबल लॉरिएट भी बिठा दें, ये जब तक हम ये अपनी इकॉनमी को पोलिटिसाइज होने से नहीं बचाएंगे वो शायद डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और जो आपका पहला क्वेश्चन था बिजली चोरी वाला, देखिए अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर आ गई है, आप रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यानी आप अब कहीं भी बैठे हैं, आप अपने फ़ोन की मदद से घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने CCTV की। तो क्या ये रिमोट टेक्नोलॉजी जो है ये आपको बिजली की मीटर रीडिंग लेने में हेल्प नहीं दे सकती? यकीनन दे सकती है। अगर आप स्मार्ट मीटर्स की तरफ जाएं, ऐसे कंप्यूटराइज मीटर जिसको कि आप CMU में बैठे किसी भी सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट में वहाँ से रीडिंग लें, ताकि ये जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, मीटर रीडर का जाना, उसकी जान को ख़तरे में डालना वहाँ पे, या उसकी कनाइवेंस से गलत रीडिंग लेना, ये रुक सके। और आप हर ग्रिड पे जहाँ से भी बिजली जाती है वहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा दें और आप देख लें कि वहाँ से कितने यूनिट पहुँचे। सो टेक्नोलॉजी से इसको बिल्कुल आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप मजीद कोई बात करना चाहेंगे राव साहब? मैं तो एक ओवरऑल इकोनॉमी के हवाले से पूछना चाह रहा था कि हमारे यहाँ अभी जो हम सुन रहे हैं और मीटिंग्स भी हुई हैं, आर्मी चीफ साहब की भी हुई हैं बिज़नेस कम्युनिटी से, और उसके हवाले से बड़ी खुशाइंद बातें सुनने में आ रही हैं कि कोई बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट का भी है उसमें। आप समझते हैं कि ये सारे जो हम एफर्ट कर रहे हैं ये सक्सेसफुल हो सकती है और हम टर्न अराउंड कर सकते हैं, या कोई और भी इसके लिए इकदाम की ज़रूरत है? देखिए राव साहब, इस वक्त जिन मुल्कों पे हमारा इन्हिसार है उनकी क्या ख्वाहिश है? यानी आपके पास वो जो मुल्क हैं वो या तो वहाँ पे शहनशाहियत है या वहाँ पे सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है। तो ऑब्वियसली उनको एक वन विंडो ऑपरेशन चाहिए जहाँ पे वो बात करे, या उनके साथ अगर कोई कमिटमेंट की जाए तो वो पूरी हो। फिर उनको ये ना बताया जाए कि अपर हाउस ने ये कर दिया, लोअर हाउस ने ये कर दिया, ये प्रोविंस का मैंडेट है या फेडरल गवर्नमेंट का मैंडेट है, या अब ये ज़मीन एक्वायर नहीं हो पाई चूँकि स्टे आ गया, या दो महकमे आपस में लड़ पड़े। तो उन लोगों के लिए ये जो सिंगल विंडो ऑपरेशन जो हुकूमत ने शुरू किया है, जिसमें कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो शामिल हैं, गालबन ये उनको एश्योरेंस दिलाने के लिए काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है। यानी अगर हमारा फोकस ये होता है कि हम उसके ज़रिए मगरबी दुनिया से सरमायाकारी लेके आएंगे तो मैं यकीनन कहता कि ये कोई बड़ा दानिशमंदाना इकदाम नहीं। लेकिन चूंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारा तकिया ही चाइना पे है, सऊदीया पे है, कतर पे है, UAE पे है, कुछ हद तक टर्की के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये वो ममालिक है यहाँ पे कि एक सिंगल पार्टी जो है उसकी हुकूमत है, और वो चाहते हैं कि किसी एक जो है मरकजी कौंसल या कोई एक जो बॉडी है उससे बात करें और वहाँ पे उनके मसाइल हल हों। तो उस हवाले से देखा जाए तो SIFC जो है वो एक पॉजिटिव स्टेप है। सही है, ठीक है। अच्छा राव साहब, मेरा सवाल अगला आपसे है, ये मेरा आखिरी सवाल होगा, वक्त मेरे पास कम है। मुझे ये बताइए राव साहब, मेरे आपके तज़िये में हमेशा ये खूबसूरती लगती है, आपके सामने सवाल रखें तो आप मसाइल कम और हल ज़्यादा तजवीज़ करते हैं। मुझे ये बताइए, अगर तमाम बहरान में आपके सामने रख दूँ, मुआशी बहरान का हमें सामना है, आइनी बहरान का हमें सामना है, सियासत में हमारी अदम इस्तेहकाम है, हल क्या है इसका? फौरी तौर पे हल क्या है? फौरी तौर पे तो इलेक्शन ही कहा जा सकता है, जो है कि अवामी मैंडेट वाली हुकूमत आए और वो फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट हो जिस पे दुनिया भी उस पर ट्रस्ट करे और कोई उसमें गड़बड़ भी ज़्यादा ना हो। लेकिन जो बुनियादी मसला हमारा हमेशा से रहा है वो इखलास का रहा है, कौमी सोच की कमी रही है। मैं अपने लिए तो बहुत कुछ कमा लेता हूँ, लेकिन जब मुल्क को रिटर्न करने की बारी आती है, जब मुल्क मुसीबत में आता है, मुश्किल में आता है, तो उस वक्त मैं अपने पैसे बाहर लेके बैठ जाता हूँ। बहुत खूबसूरत बात है, थैंक यू सो मच राव साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आबिस अलहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, राव साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, अपने लिए हम बहुत कुछ समेटते हैं, जब मुल्क को देने की बारी आती है तो दिल को उतना ही बड़ा करना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।